श्रोताओं नमस्कार। आज 25 अप्रैल स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती। भारतीय राजनीति को अलग दिशा देने वाले महान राजनीतिज्ञ, विकास पुरुष, हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की तीसरी पीढ़ी से यानी उनके पौत्र श्री सौरभ बहुगुणा से आज उनकी जयंती के अवसर पर हम मुलाकात कर रहे हैं। श्री सौरभ बहुगुणा उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्हें कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। बहुगुणा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक ऐसा दिवस है जबकि पूरे देश और हमारे प्रदेश में खासकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद किया जा रहा है जिनका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा था। वो एक कुशल राजनेता थे, अद्वितीय नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति थे। देश प्रदेश को विकास से जोड़ने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हिमालय प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, इसीलिए उन्हें हिमालय पुत्र कहा गया। आज तीसरी पीढ़ी यानी आप, उनके पोते, दादा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब दादाजी का देहांत हुआ तो मैं बहुत छोटा था। मैं 9 साल का था लगभग। और बहुत ज़्यादा समय उनके साथ बिताने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि जब हम स्कूल में थे वो अपने राजनीति में इतने व्यस्त थे, लोगों की सेवा करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी परिवार के साथ इतना समय दे नहीं पाए। तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिला पाया, लेकिन जब जितना उनके साथ हम लोग ने जितना मैं रह सका, जितना उनके साथ समय व्यतीत किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। दादाजी का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उनके लिए सबसे पहले देश था, उसके बाद देश की जनता थी, उसके बाद अपना परिवार था। और सेवा भाव से काम करते थे। रात के 2-2 बजे तक मैंने काम करते हुए देखा है उनको, लोगों की सेवा करते हुए देखा है। मेरे साथ रात में कभी कभी ऐसा भी वक्त हुआ कि हम लोग वो जब लेट हो जाते थे और हम लोग की छुट्टी रहती थी स्कूल की, तो वो हम लोग को रात में बिठा के अपने साथ बुक्स पढ़ाते थे। अच्छा। तो कभी नेहरू जी के ऊपर, और हम लोग से पढ़वाते थे कि तुम पढ़ो और मैं सुन रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्मरण भी याद आते हैं उनके, लेकिन बहुत ज़्यादा समय ना व्यतीत करने का एक मलाल भी दिल में ज़रूर है। जी, आज आप खुद राजनीति में हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। आपने पूरे परिवार में इस राजनीति का और खासकर बहुगुणा जी की किस नीति के वो पक्षधर हैं, किस तरह पाया आपने? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि जिस प्रदेश की सेवा मेरे दादाजी ने करी है अविभाजित यूपी के सीएम के रूप में, मेरे पिताजी ने करी मुख्यमंत्री के रूप में, आज उसी प्रदेश की सेवा करने का मौका तीसरी पीढ़ी के रूप में मुझको मिल रहा है कैबिनेट मंत्री के रूप में। तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ। और दादाजी से सीखने को बहुत कुछ है। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि उनके लिए प्राथमिकता सबसे पहले देश था। हमारे लिए, उनके लिए फिर लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, नीतिगत फैसलों के साथ वो अटल रहते थे। वो अपनी नीतियों से कभी समझौता नहीं करते थे। तो अगर इस प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं उनके पदचिह्नों पर चलना पड़ेगा। जब वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे तो सबसे पहले इस प्रदेश की नींव रखने वाले व्यक्ति कोई थे, तो वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी थे, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी, जिन्होंने पर्वतीय मंत्रालय का गठन किया। तो ये सोच तो वहीं से पैदा हुई उत्तराखंड की। और आज भी जब मैं पूरे उत्तराखंड में कहीं पे जाता हूँ, घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग जिस प्यार से और जिस विश्वास के साथ लोग हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं एक डर सा भी महसूस होता है कि मैं उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उनके नाम को लेके आगे चल रहा हूँ। तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के अपने फैसले लेने पड़ते हैं कि हमारे कोई एक गलत फैसले से उनकी लेगेसी ख़राब ना हो, उनका नाम ख़राब ना हो, जो उनका सम्मान है, जो उनके लिए प्यार है लोगों का दिल में, वो ख़राब ना हो। सीखने को यही है कि आप सेवा भाव से काम करिए और प्रदेश की सेवा करेंगे, प्रदेश के लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। जो उनका सपना था, एक अखंड भारत का सपना था, एक अखंड उत्तराखंड का, उसको कहीं ना कहीं पूरा करना हम लोग का लक्ष्य है। निश्चित तौर पर जनता से सीधा संवाद उनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता थी और वो राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसे धुरंधर नेता के तौर पर पहचाने गए जिन्होंने कि प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय फलक पर भी अपनी एक पहचान बना दी थी। वो कौन सा बड़ा गुण आपको दिखाई देता है कि जिसने उन्हें ख्याति दी, जिसने उन्हें लोकप्रियता दी? देखिए, 1-to-1 टच था उनका लोगों के साथ। जैसे आपने अभी बोला कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी जी। मैं, क्योंकि उनके साथ कोई पब्लिक मीटिंग्स में नहीं गए हम लोग कभी, लेकिन जब सुनने को मिलता है, जब आप भारत के किसी कोने में चले जाइए, आप चाहे साउथ इंडिया चले जाइए, चाहे ईस्ट इंडिया चले जाइए, वेस्ट इंडिया चले जाइए, नॉर्थ इंडिया चले जाइए, जब आप कहते हैं किसी को कि मैं बहुगुणा परिवार से हूँ, तो लोग आपको ऐसे गले लगाते हैं जैसे कि वो अपने आपका खुद का परिवार है। और मुझे लोगों ने कहानियाँ ऐसी बताई, जब मैं चमोली गया, गैरसैंण में हम लोग सत्र में थे, तो जब वहाँ पे बुजुर्ग लोग मिलते हैं तो आज भी लोगों के पास दादाजी की हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ हैं जो मुझे दिखाते हैं। कितने बुजुर्ग लोग मेरे आवास पर आज भी आते हैं जो कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे दादाजी के साथ काम किया है, दादाजी की देखो ये चिट्ठियाँ हैं, दादाजी के हमको लगातार उनके साथ हमने मिलकर संघर्ष किया। और उनके सबसे बड़े जो लोग तारीफ़ करते हैं वो ये कहते हैं कि वो अगर 1 लाख लोगों की भीड़ में भी भाषण दे रहे होते हैं
तो वो नाम से लोगों को भीड़ में बुलाते थे, कम से कम 40-50 लोगों को नाम से वो एड्रेस करते थे। बहुत बड़ा गुण था कि उस वक्त, आज के दिन तो जो टेक्नोलॉजी है, आज के दिन जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, वो उस वक्त कुछ भी नहीं था। फिर भी इतनी अच्छी याददाश्त होना, लोग वो ये दिखाता है कि उनका पब्लिक टच कितना अच्छा था, पब्लिक रिलेशन कितना अच्छा था, पब्लिक से उनके कितने अच्छे रिश्ते थे कि वो पर्सनली 1-to-1 लोगों को जानते थे। और सिर्फ उत्तराखंड की में नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी ख्याति थी, और उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं उनके गुण कुछ हम लोग में भी 10-12% ऐसे गुण हम में भी रहे। तो ठीक है, शुभकामनाएं बहुत बहुत कि ये गुण जरूर है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण गुण था, और उसे आम आदमी ये सोचता था कि हाँ मुझसे बात हो रही है, जुड़ता है। स्वर्गीय बहुगुणा के उत्तराखंड विकास में योगदान को, उसकी भूमिका को खासकर उत्तराखंड का जनमानस अच्छी तरह जानता है। तो आप उसे किस रूप में देखते हैं कि हाँ, वो जो विकास का एक बीड़ा, एक मशाल स्वर्गीय बहुगुणा ने उठाई थी, आज हम उसे इतने समय बाद कहाँ पा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्तराखंड की नींव रखने वाले अगर कोई व्यक्ति थे, वो स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी थे, दादाजी थे। जब उन्होंने पर्वतीय मंत्रालय को गठित किया उन्होंने, और जिस सोच के साथ उत्तराखंड, जिस भावना के साथ बना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो मूल भावना थोड़ी सी पिछड़ गई। क्योंकि मूल भावना हमारी कभी भी प्रदेश बनाने की ये नहीं थी कि हमको यूपी से अलग इसलिए नहीं होना था कि हमको अलग से स्टेट चाहिए थी, हमको पर्वतीय क्षेत्रों का विकास चाहिए था। हमें जो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक कोना बन के रह गया था, वो उसकी मूल भावना थी प्रदेश की। और मेरी दादाजी की भी भावना वही थी, तभी हिमालय मंत्रालय बनाया गया, ताकि वो उस पार्ट को टच कर सके उत्तराखंड के, जहाँ तक किसी की सोच नहीं गई थी। इन 20 सालों की सरकार में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भावना थी वो थोड़ी सी खो गई। और 2017 से 22 के बीच में मैं ये ज़रूर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि कुछ अच्छे काम पर्वतीय क्षेत्र के लिए किए गए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए हों, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में किए गए हों, चाहे वो जॉब्स के क्षेत्र में किए गए हों, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार उत्तराखंड की जनता की भावना के साथ खड़ी होगी, उत्तराखंड की जनता की भावना को समझेगी और उस पर काम करेगी। आज के राजनेताओं को हेमवती नंदन बहुगुणा के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? क्योंकि वो तो असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, निर्णय लेने की क्षमता बोले तो सीधा हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कहा सो किया। तो आज के राजनेताओं को, खासकर युवा नेतृत्व जो कर रहे हैं, हम तो आपको भी गिनते हैं उसमें कि एक नई सोच के, एक नई विकास के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या सोचना होगा, क्या प्रेरणा लेनी होगी? सीखने को तो बहुत कुछ है। छोटी सी एक जगह से निकले जो लोगों को, देखिए एक्सक्यूजेस लाइफ में उनके पास कभी नहीं रहे। उन्होंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया कि मैं फेल इसलिए हो गया। वो हमेशा सक्सेस की तरफ उन्होंने मेहनत करी, शॉर्टकट उन्होंने नहीं अपनाए, मेहनत के साथ लाइफ में आगे बढ़े। कहाँ एक छोटे से गांव बुगानी से निकले, अपनी पढ़ाई पूरी करी, इलाहाबाद में स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, अंग्रेज़ों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़ने के बाद उनके ऊपर यहाँ तक जेल रहे 4 साल, उसके बाद उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन वो कभी अपने नीतियों से, अपनी सोच से अलग नहीं गए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज के दिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि लोग बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने सपनों से, अपनी नीतियों से। उन्होंने वो कभी नहीं किया। उस वक्त जब एक नारा चलता था कि इंडिया इज़ इंदिरा, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ वो खड़े हो गए थे अपनी नीतियों के, क्योंकि उनकी नीतियों के हिसाब से उनको ठीक लगा था। तो सबसे चीज़ तो ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है सीखने को हमको उनसे चाहिए कि हम अपनी नीतियों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हो सकता है रास्ते थोड़े टफ हो जाएं, लेकिन सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी नीतियों के साथ खड़े रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ दादाजी की जो जन सेवा थी, जो जन भाव था उनके अंदर, कि अगर उत्तराखंड और इस देश को आगे बढ़ना है तो यहाँ के जनमानस और जो सबसे कह सकते हैं जो दबे लोग थे, जो सबसे गरीब लोग थे, जो सबसे बेचारे पिछड़े लोग थे, उन्होंने उनकी भावनाओं का ध्यान रखा। चाहे वो लेबर लॉज, आप देखिए यूपी में जब वो मुख्यमंत्री बने, सबसे अगर लेबर लॉज में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट आया तो दादाजी के टाइम पे आया। अगर आप SC ST की बात उठा लीजिए, आप अल्पसंख्यकों की बात उठा लीजिए, तो दादाजी ने सबके लिए काम किया। वो सर्वधर्म नेता थे। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने आप को जाति विशेष का नेता मान के रखा या उन्होंने अपने धर्म विशेष का नेता मान के रखा। वो सर्वधर्म सम्मान पे बिलीव करते थे। तो ये चीज़ सीखने को है। सब तीसरी चीज़ जो मैं उनके सीखने को मिलता है, जो आपको मैंने बताया, जो उनकी याददाश्त, आदमी के साथ अगर आपके रिश्ते हैं, देखिए पावर आएगी, पावर जाएगी, कुर्सी आएगी, कुर्सी जाएगी, लेकिन आपका जो रिश्ता 1 to 1 आप आदमी के साथ बनाते हैं, जनमानस के साथ, वो सदियों तक चलता है। वो सम्मान, वो इज़्ज़त सदियों तक कायम रहती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं और उत्तराखंड के युवा जो भी अपने, ज़रूरी नहीं कि आप पॉलिटिक्स में ही इसको अपनाइए, जनरल लाइफ की भी बात कर रहे हैं। शॉर्टकट लेना जनरल लाइफ में हमारे लिए ख़राब की बात है। हाँ, हो सकता है सक्सेस जल्दी मिले, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
तो मेरा यही मानना है कि अपने अपनी नीतियों के अपने अपने डिसीजंस को बैक करने की पावर होनी चाहिए, उन पे आपको विश्वास होना चाहिए और आपको जन सेवा के साथ और सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सौरभ जी, दादा की कहानी पोते की जुबानी, इस समय हमारे लिसनर बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस बातचीत को और कुछ ना कुछ सीख भी मिल रही होगी उनको। एक पोते को अपने दादा के साथ बिताए हुए दिन याद रहते हैं। कोई एक छोटा सा प्रसंग या कोई एक ऐसी याद जो आज भी आपको एकदम से स्क्रीन पर आ जाती हो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बस यही याद है कि जब हम लोधी कॉलोनी वाले आवास पर रहते थे तो दादाजी रात में जब वापस आते थे अपना पूरे दिन लोगों से मिलने के बाद, और इतना वो ज़रूर मेक श्योर करते थे कि रात में कुछ टाइम वो अपने पोते पोतियों के साथ ज़रूर बिताएं। और वो रात का समय था, आधे एक घंटा, 9:30 बजे या 10 बजे, वो हम लोग के साथ बैठ के और हम लोग को इंडियन हिस्ट्री की बुक्स के ऊपर हम लोग को पढ़ाते थे। कभी मुझे बोल दिया कि नेहरू जी की एक बुक है तो उसको पढ़ना शुरू करो, और वो बैठ के बगल में मेरे सुनते थे। कभी मेरी बहन को बोला कि भाई आप गांधी जी के ऊपर पढ़ो। तो एक 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 हम लोग को जो प्यार का भी वो समय मिल जाता था, साथ में बैठने का भी समय मिल जाता था और उनसे सीखने को भी मिल जाता था, क्योंकि वो हम लोग को गाइड भी करते थे। कहीं कोई चीज़ हम लोग को हम लोग छोटे थे, 5th से 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में थे, तो बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिफिकेशन सीख करते थे, वो अपने हिसाब से जो समझाते थे। और दूसरा एक मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर जब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो सारे अधिकारी आए हुए थे, और हमारे तो दादाजी मीटिंग चलते हुए उन्होंने शीशे के थ्रू देख लिया होगा, एक आर्मी के व्यक्ति खड़े थे जी। तो उन्होंने उनको ये बोला कि, और मैं गोदी में ही था उस वक्त शायद, तो उन्होंने ये बोला कि बताइए आप कैसे आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप मीटिंग कर लीजिए। उन्होंने कहा मीटिंग तो चलती रहेगी, ये तो आप बताइए, आप देश की सेवा में खड़े हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा जी मेरे को मेरी शादी है और मेरे यहाँ पे गैस का वो नहीं है, सिलेंडर, तो और आपको बस कार्ड देने आया था। तो उन्होंने कहा भाई कार्ड देने तो तुम नहीं आए, तुम काम बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा ये काम बता दिया जी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं देख लूँगा। और वो 3 दिन के अंदर उनके घर पे गैस सिलेंडर पहुंच गया, और कार्ड पे जो लिखा था कि मेरी तरफ से तुम्हारा शादी का गिफ्ट। तो ये क्या सारी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा सीखने को भी मिल रही। और अच्छा, बहुगुणा जी की विरासत पूरे परिवार में है और सभी लोग आप राजनीति के क्षेत्र में हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव या हेमवती नंदन बहुगुणा को आप अपने सब भाई बहनों, पिता चाचा में किसको ढूंढते हैं? तो कोई है जो बिल्कुल पास में खड़ा हो? देखिए, बहुत सारी चीज़ों में मैं तो कहता हूँ आपको अंश देखने में हर एक में मिलेगा जी। पिताजी में दृढ़ निश्चय लेने की, उनकी जो निश्चय लेने की कैपेसिटी है, उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था वो मैं पिताजी में देखता हूँ। मेहनत करने का जो जज्बा है और जो सेवा करने का जज्बा था वो मैं बुआ में देखता हूँ। तो क्योंकि हमने ज़्यादातर राजनीति इन दोनों को ही करते हुए देखा है, चाचा बहुत ज़्यादा हमारे एक्टिव नहीं रहे राजनीति में, लेकिन इन दोनों में ज़रूर एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो मैंने फादर को देखा, बिकॉज उस वक्त मैंने उनके साथ काम भी किया है फादर के साथ, जब 2012 से 14 तक वो सीएम थे तो मैंने उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला था। और बुआ को मैंने काम करते हुए देखा, चाहे वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ कांग्रेस में, चाहे वो मिनिस्टर के रूप में बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में रही यूपी में, और उसके बाद वो आज एमपी के रूप में सेवा दे रही हैं प्रयागराज की। तो मैंने उनको देखा है किस तरीके से वो लोगों के बीच रहती हैं, किस तरह से लोगों के बीच संघर्ष करती हैं, लोगों के कामों में इंटरेस्ट लेती हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों एस्पेक्ट मैंने बुआ और पिताजी में ज़्यादा देखे। कुछ हम भी देखेंगे आने वाले समय में सौरभ बहुगुणा के अंदर, उनके कृतित्व में जो वो अब एक्शन लेंगे कौशल विकास में, खासकर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। अब चूंकि आज महत्वपूर्ण दिन है, हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्मदिवस को हम सब, पूरा देश और पूरा राज्य मना रहा है। बहुगुणा परिवार का प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से क्या संदेश है? देखिए, मेरे माध्यम से सिर्फ उत्तराखंड की जनता को एक ही संदेश है कि आज तीसरी पीढ़ी के रूप में मैं आप सबसे बस एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि हमें उत्तराखंड, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के सपनों का उत्तराखंड बनाना है। सिर्फ उन्हीं के नहीं, गोविंद बल्लभ पंत जी हमारे यहाँ से रहे, जनरल बिपिन रावत यहाँ पर रहे, हमारे अजीत डोभाल जी हैं, मैं सबकी बात करूँगा क्योंकि देखिए ये सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है उत्तराखंड का नाम आगे करने में, रोशन करने में। और मैं सिर्फ इतना ही जनता से कहूँगा कि मेहनत करिए, साथ काम करिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। जिस मूल भावना के साथ इस प्रदेश को बनाया गया था उस मूल भावना का ध्यान रखना है, उस मूल भावना को आगे लेके बढ़ना है। और जो सबसे बड़ी समस्या आज उत्तराखंड की है, और मैं युवाओं से अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर सबसे बड़ी उत्तराखंड की आज समस्या है वो पलायन है। उसको रोकने में आप लोग हम पे विश्वास रखिए। मैं भी युवा हूँ, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड की कैबिनेट में। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी प्राथमिकता आप सबके जॉब्स को लेके है, आपको आपके गांव में ही नौकरी मिले, आपके परिवार में ही आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसमें आपकी भी थोड़ी मदद चाहिए होगी युवाओं की,
कि आप लोग उत्तराखंड में ही काम कर, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने अभी मीटिंग ली थी, होटल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की मीटिंग ली, और उसमें मुझे एक बात थोड़ी सी खटकी कि वहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया कि हमारे यहाँ का युवा हमारे यहाँ ना काम करके भारत के किसी भी कोने में आप जाएंगे आपको उत्तराखंड का युवा होटल में ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं काम करना चाह रहा। तो कहीं ना कहीं एक सोशल टैबू हो सकता है माना जा रहा हो कि भाई मैं अपने यहाँ अगर होटल में काम करूँगा तो मेरी छवि खराब होगी। मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काम कोई ख़राब नहीं होता, सम्मान का काम हर जगह अच्छा होता है, और आप लोग उत्तराखंड में काम करिए। उत्तराखंड के लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मूल भावना का ध्यान रखते हुए पलायन के खिलाफ और उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी योगदान दीजिए। सौरभ बहुगुणा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, महत्वपूर्ण चर्चा आज के दिन पर आपके साथ हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।